यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सबने सुना है, लेकिन क्या है हकीकत? क्या आधी आबादी को उसका अधिकार मिल गया है? ये सवाल सियासी गलियारों में उठ खड़ा हुआ है। वो इसलिए कि देश की संसद ने महिलाओं को 33% भागीदारी भले ही दे दी हो, फिलहाल तो महिलाओं को बराबरी का हक देने का दावा कोई दल नहीं कर सकता। इसे कुछ आंकड़े में समझ लेते हैं। आधी आबादी, अधूरी भागीदारी। 2008 में कांग्रेस ने 37 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था, जिनमें 8 ने चुनाव जीता। 2008 में भाजपा ने 25 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया, इनमें से 14 ने जीत दर्ज की। 2013 में भाजपा ने 28 महिला प्रत्याशी उतारी और 22 पार्टी के भरोसे पर खरी उतरी। 2013 में कांग्रेस ने 23 महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन केवल 6 ही जीत सकी। 2018 में कांग्रेस ने 27 महिलाओं पर दाव लगाया और 9 चुनी गई। 2018 में भाजपा ने 24 महिलाओं को टिकट दिए और उनमें से 11 जीतकर विधानसभा पहुंची। 2023 में बीजेपी ने 28 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, इनमें 21 जीत कर आई। 2023 में कांग्रेस ने 30 महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन इनमें केवल 5 ही जीत कर आ पाई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 24 उम्मीदवार तय किए हैं, इनमें मात्र 4 महिलाएं हैं। इस तरह पिछले 20 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो किसी भी राजनीतिक दल ने महिलाओं को 15% से अधिक की भागीदारी नहीं दी है। ये बात अलग है कि महिला कल्याण के दावे में कोई भी पार्टी पीछे नहीं हटी। कांग्रेस को अगर कोई माननीय लगा, सम्माननीय लगा और कांग्रेस ने जिनकी चरण वंदना की है, तो वो केवल और केवल गांधी परिवार है। महिला प्रधानमंत्री तो इंदिरा जी बनी, वो केवल इसलिए क्योंकि वो नेहरू गांधी परिवार से आती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी बनी क्योंकि वो नेहरू गांधी परिवार से आती हैं। बिना किसी चुनाव को लड़े हुए प्रियंका गांधी महासचिव बनी क्योंकि वो उस वंदनीय परिवार से आती हैं। उन आम कार्यकर्ताओं का क्या, जिनको कांग्रेस पार्टी टंचमाल समझती है, कभी आइटम कहकर संबोधित करती है तो कभी तंदूर कांड में झोंक देती है। भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जिसने देश के अंदर सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू जी को, आदिवासी समाज से आने वाली महिला को बैठाया है। इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने महिला विदेश मंत्री बनाई, वित्त मंत्री बनाई, रक्षा मंत्री बनाई, 11 कैबिनेट मंत्री दी और सर्वाधिक मुख्यमंत्री जो है महिला देश के अंदर दी है। अंतर बहुत स्पष्ट है। देखिए, बीजेपी का मामला है तो आप बीजेपी से पूछिए, उनने क्या किया क्या नहीं किया वो जाने। वो लोग विश्व के जो है गुरु लोग हैं। हमारी पार्टी ने क्या किया ये हम बना देते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हमने बनाई, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हमने बनाई, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हमने बनाई, भारत की पहली महिला गवर्नर हमने बनाई। इसके बाद जो है भारत में सबसे, दुनिया के सारे देशों का आप चर्चा करें, अमेरिका में आज़ादी के 70 साल बाद महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। भारत तो जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन से हमने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। महिलाओं को उनकी आबादी के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी भले ही किसी ने ना दी हो, चुनाव में उन्हें साधने में कोई भी दल कोर कसर नहीं छोड़ता। 2023 का विधानसभा चुनाव तो पूरी तरह से महिलाओं पर फोकस रहा। भाजपा ने लाडली बहना योजना लॉन्च की तो कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना, महिलाओं की नकद मदद और 500 में सिलेंडर देने का वादा किया गया। अब लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर 100 रुपए सस्ता कर फिर नया दांव चला है। देखना ये है कि शक्ति का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा नारी को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, यही हमारा आज मुद्दा रहने वाला है और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हम सबने सुना है, लेकिन क्या ये हकीकत है? ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। और क्या महिलाओं के सम्मान के लिए एक दिन होना जरूरी है? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या आधी आबादी को उसका अधिकार मिल गया है? ये सवाल सियासी गलियारों में भी उठ खड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि देश की सांसद ने महिलाओं को 33% भागीदारी भले ही दे दी हो, लेकिन महिलाओं को बराबरी का हक देने का दावा कोई भी दल अभी नहीं कर सकता है, क्योंकि इस तरह के समीकरण हम देखते आ रहे हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। उसके पहले एजेंडा के पॉइंट्स देख लेते हैं। आधी आबादी फिर क्यों है अधूरी राजनीति भागीदारी? महिला आरक्षण के लिए इतना इंतजार, कौन है जिम्मेदार? कांग्रेस और भाजपा में किसने किया नारी शक्ति का ज्यादा भला? लोकसभा चुनाव में किसे मिलेगा शक्ति का आशीर्वाद?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुकी हैं कविता पांडे जी, अपनी प्रतिक्रियाएं रखने के लिए स्वागत है मैम आपका। और इसी के साथ मंजरी जैन जी जुड़ चुकी है, भाजपा मीडिया पैनलिस्ट हैं आप, स्वागत है मैम आपका भी। और कल्पना शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मनाया जा रहा है, महिलाओं में उत्साह है, लेकिन एक सवाल भी है कि क्या हमें सम्मान देने के लिए एक दिन काफी है? और इसी के साथ राजनीतिक समीकरण पे क्योंकि हम चलेंगे, कितना राजनीतिक भागीदारी महिलाएं निभा पा रही है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मुद्दे हमने आपको बताए हैं। चलिए, सबसे पहले मंत्री जी आपके ही पास आना चाहूंगी। पहले तो बधाइयां आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। एक सवाल के साथ, क्या शुभकामनाएं एक दिन के लिए काफी है? और बधाइयां इसलिए भी कि महिला आरक्षण बिल पास हुआ है 75 साल बाद। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ, सबसे पहले तो मैं हमारी कांग्रेस की जो नेत्री हैं, पैनलिस्ट, उनको भी मैं बधाई देना चाहती हूँ, कल्पना जी को भी और आपको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और विश्व की सारी नारियों को अपने आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ। तो जैसे कि आपने कहा कि एक दिन काफ़ी है क्या, तो ये इसकी एक बहुत लंबी यात्रा रही कि 1908 में न्यूयॉर्क में महिलाओं ने एक प्रदर्शन किया, आंदोलन किया था समान उनको भत्ता दिए जाने के लिए। फिर उसके बाद ये मांग बढ़ी, क्योंकि पूरे विश्व में, आज हम सिर्फ भारत की बात नहीं करते, पूरे विश्व में ही प्रतिसत्तात्मक जो था वो महिलाओं के प्रति सारे ही जो फैसले लिए जाते थे वो पुरुषों के द्वारा लिए जाते थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। उनके जब बात करने के उस पर, पहनने के ऊपर, किसी भी तरीके से हर चीज में फैसला पुरुष लिया करते थे। लेकिन वहां उसके उलट यदि फिर देखिए, जब उन्होंने वो ये जो आंदोलन हुआ, उसके बाद 2010 में इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव आया और 2011 में कुछ देशों में इसको मनाया गया। लेकिन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको जो है स्वीकृति प्रदान की और पूरी दुनिया में इसको मनाया जाने लगा। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और हम सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। अब आप आते हैं भारत के ऊपर। तो भारत की जो संस्कृति और परंपरा रही वो हमेशा महिलाओं को सम्मान देने वाली रही, क्योंकि हम ये जानते हैं, जो आपने पहले शब्द कहा कि जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, तो ये हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में, हमारे धर्मशास्त्रों में हमें देखने को मिला। लेकिन समय के साथ जब मध्यकालीन युग आया, तब विदेशी आक्रांताएं जब इस देश में आई और उन्होंने महिलाओं के साथ जब दुराचार किया, व्याभिचार किया, तो महिलाओं को संरक्षित करने के लिए उस समय के जो राजा महाराजा पुरुष हुआ करते थे, अपनी अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी, माँ को, सबको पर्दे में या घर के अंदर रखा करते थे। वो एक परंपरा बनती चली गई। तो मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे लेकिन वो चीजें बदल रही हैं। हम देख रहे हैं कि हम किस परिवेश में आ गए हैं। 75 साल बाद महिला आरक्षण बिल पास होना, ये बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा थी। कांग्रेस ने 55-60 साल इस देश के ऊपर राज किया। आप महिलाओं की बात करते हैं, इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रथम प्रधानमंत्री रही, राष्ट्रपति की आप बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इंदिरा गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, किसी ने नहीं सोचा। और 2 बार जब बिल आया तो आपकी कमजोर इच्छा शक्ति के कारण ये पास नहीं हो पाया। लगता आपको कि देरी इसमें हुई है? 75 साल बाद जो चीज हुई है वो पहले भी तो हो सकती थी। वही मैं कह रही हूँ कि ये बहुत बड़ा जो आज अन्याय महिलाओं के साथ हुआ वो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। लेकिन मोदी जी जैसे ही 2014 में आए और उन्होंने हमेशा महिलाओं के आर्थिक उन्नति, उनकी शैक्षणिक उन्नति और उनके समान समाज में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं लेकर आए। बेटी बचाओ योजना लेकर आए। आप देखिए, सबसे बड़ी जो योजना थी ना, जिसे हम बहुत छोटी इकाई समझते, जो बुनियादी जरूरत थी, जो महिलाओं के सम्मान के लिए इस देश में 60 साल कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद जो नहीं दे पाई थी, शौचालय जैसी, जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, शौचालय किसने दिए? माननीय मोदी जी ने। आज धुएं से निजात दिलाने का काम किसने किया? माननीय मोदी जी ने, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। आज हमने पीएम आवास दी और उनकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हो रही है। तो वो एक आर्थिक रूप से और उनके नाम प्रॉपर्टी हो रही है। हमने इस तरीके से सशक्त किया। इसके बाद उन घरों में बिजली देने का काम और उन घरों में नल की टोटी से, आज 14 करोड़ घरों में नल की टोटी से पानी पहुंच रहा है। तो ये जो स्वच्छ पानी पहुंचाने की बात हो,
और उनके आर्थिक उत्थान के लिए आज कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं। हम लघु उद्योगों को स्थापित कर रहे हैं, स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग देकर और उनके उद्योग, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों को स्थापित करने का जो काम चल रहा है ये बड़े स्तर पर चल रहा है। आज महिलाएं आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं। अब उसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश में, तो पंचायती राज, नगरीय निकाय राज्यों में हमने निकायों में हमने 50% आरक्षण देने का काम किया और वो 50% आरक्षण जब हमने दिया तो आज 50% आरक्षण से भी ज्यादा महिलाएं पंच सरपंच बन के बैठी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष बनकर बैठी हैं, पार्षद बन के बैठी हैं। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि जो महिला घर चलाना अच्छे से जानती है वो राष्ट्र चलाने का भी अच्छे से जानती है और उनका सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आज जो महिला सशक्तिकरण जो बिल आया, महिला आरक्षण जो बिल आया, वो मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण आया। और कविता जी से भी चर्चा कर लेते हैं इसी को लेकर। आरक्षण बिल आ गया है, महिला आरक्षण बिल, कविता जी, लेकिन इसके साथ एक टैग भी लगा है 75 साल बाद। क्या सोच सकते हैं? मतलब नहीं लगता कि काफी देर हो गई है इन सब चीजों में? मुझे जब मेरी बहन बोल रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी और संभवतः आप भी हंस रही थी। आज का दिन वैसे झूठ बोलने का दिन नहीं होता। आज महिला बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बीजेपी से जो नेत्री आई है, पर समस्या इस बात की है कि इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना भज मंडली की, वो झूठ से ही शुरू होती है। एक बार बोलो, बार बार बोलो और 1000 बार बोलो, झूठ इतना बोलो कि वो चारों दिशाओं से लगे कि यही सही है। मैडम, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो आरक्षण 50% महिलाओं को मिला है, राजीव गांधी जी ने दिया था और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और उसी के तहत जिला पंचायत में, नगरीय निकाय, जनपद में सरकार ने आरक्षण के बदौलत आई और आज मुख्य धारा में वो राजनीति कर रही है। उसमें मैं भी शामिल हूँ और संभवतः आप भी। हम लोग ने चुनाव लड़ा और 50% मध्य प्रदेश की बहनें, मुझे आज भी याद है कि वो इतने घूंघट से आती थी और बाद में वो पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य और महापौर बन के आती थी और पूरे दावे के साथ काम करती थी। महिला आरक्षण की बात करें, लोकसभा और विधानसभा की बात करें तो 2009 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो लोकसभा से प्रस्ताव पास हुआ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अड़ंगे लगाए, अन्य पार्टियों ने अड़ंगे लगाए, उसके कारण राज्यसभा में वह प्रस्ताव आज भी पेंडिंग रहा। और अभी जब आप कह रही हैं कि मंजूर हो गया, तो मंजूर हो गया तो अभी लोकसभा में टिकट आप दे क्यों नहीं रहे हैं? मध्य प्रदेश में 24 टिकट में मात्र 4 टिकट इन्होंने दिए हैं, जैसा कि आपने शुरू में ही बता दिया। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करती है कि हमने महिला आरक्षण दिया, जबकि इन्होंने महिलाओं के लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया और ना इनका आगे करने का कोई लक्ष्य है, ना ही उद्देश्य है। बस ये स्पष्टता के साथ दिखाई देता। स्व सहायता समूह पहले से बने हुए थे। आप जानते हैं कि पूरे देश में डीपीआईपी के तहत लाखों लाख मेरी बहनें काम कर रही थी। कोई अगरबत्ती बना रही थी, कोई वो मोम की गुड़िया बना रही थी, कोई वो गोबर से कंडे बना रही है या गमले बना रही है और ये काम सदा से होता रहा है। 200 वर्षों की गुलामी के बाद जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम की बात करें या उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ही काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है, पहली प्रधानमंत्री बनी, पहली राष्ट्रपति बनी। जब नेहा जी बोल रही थी तो द्रौपदी जी का नाम लेते ही शायद वो प्रतिभा पाटिल जी का नाम लेना भूल गई है। तो झूठ बोलो, बार बार बोलो कि जो दुकान आपने चलाई उसको बंद कर देने की जरूरत है और कांग्रेस ने ये किया। ये जानिए कि आज यदि आरक्षण मिला है वो कांग्रेस की देन है। यदि आप अड़ंगा न लगाए होते तो लोकसभा विधानसभा में 2008-9 में ही मिल गया होता, लेकिन आपकी मंशा नहीं थी। और अभी आपने जो आरक्षण दिया है वो लागू कहाँ हुआ है, कब होगा? आरक्षण तो दिया पर डेट नहीं बताएंगे। यदि आरक्षण मिलता तो निसंदेह मध्य प्रदेश में भी 29 सीटों में से 15 या 16 सीटें महिलाओं को देनी पड़ती, लेकिन बात करनी है, देना नहीं। अब मैं बात करूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने अभी मध्य प्रदेश में मात्र 1 वर्ष की बहुत छोटी सी अल्पमत की सरकार आई थी। उस टाइम आपको याद होगा कि हमारी बेटियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं उनको फ्री ड्राइविंग लाइसेंस, जहां आपकी सरकार थी 6 से 8 हजार रुपए लगा करता था, आरटीओ परिवहन विभाग के अधिकारी जाते थे कॉलेज में जाके फ्री अवकाश ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया करते थे। विधवा निराश्रित पेंशन जो आपके राज में 300 मिला करती थी, वो कांग्रेस पार्टी की छोटी सी सरकार होते उसको 600 कर दिया गया। तो 21,000 रुपए आप कन्यादान विवाह योजना में दिया करते थे। कमलनाथ जी के छोटे दिन की सरकार रही, उसने 51,000 रुपए कर दिया। तो आप जब जनता 51,000 रुपए किए लेकिन दिए नहीं, वो एक भी विवाह नहीं किया उनके कार्यकाल में। मैडम आप जब बोल रहे थे आपने घोषणा की है, मुझे मालूम है, मुझे लगातार बोल रही थी, मुझे बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं की।
चलिए ठीक है, पहला प्रधानमंत्री, पहला लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है कविता जी, लौटूंगी मैं मंजरी जी से आरक्षण मिल जाएगा, हम आपको अपनी तरफ से बधाई देंगे। ठीक है, मंजरी जी से इसका जवाब लूंगी, उसके पहले कल्पना जी से भी प्रतिक्रिया लेते हुए छोटी सी। कल्पना जी देखिए, अगर महिलाओं की भागीदारी की हम बात कर ले राजनीति में, तो आधी आबादी, वैसे तो महिला है, वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो लगातार हम देखने को मिल रहा है कि वोट प्रतिशत भी महिलाओं का बढ़ रहा है, आधी आबादी है। और अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी की हम बात कर ले, किसी भी जीत का हिस्सा कर ले, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी निश्चित ही ज्यादा रही है। लेकिन अगर राजनीतिक गलियारों में महिलाओं की भागीदारी देखें तो मात्र 15% है। यही बात समझ में नहीं आती खुशी जी कि आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि पार्टी से हटके अगर महिलाएं बात करती, आज महिला पैनल बैठा है, उनको बात करनी थी अपने हक की, लेकिन वो लोग, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात में किसी पार्टी का अपना काम होता है कि वो अपनी पार्टी का पक्ष रखे, लेकिन उसके साथ साथ वो जो विषय हैं जिसको लेकर के बात करनी थी, क्या महिलाएं योग्यता नहीं रखती जब तक वो सत्ता में अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगी। देखिए, गिनी चुनी सीटों पर बैठ जाना इनफ नहीं है, काफी नहीं है, महिलाओं को भागीदारी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, उनको राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट स्तर पर अपनी भागीदारी जब तक वो नहीं उनकी शामिल होगी तब तक उनके मुद्दे नहीं उसमें शामिल हो पाएंगे। देखिए, आप सबसे बड़ी बात देखिए कि अगर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं, विधानसभा चुनाव में कितनी कम महिलाओं को वोट मिला, मुश्किल से 14 या 15% महिलाओं को ही टिकट मिला था। ऐसी कंडीशन में आप क्या उम्मीद रखते हैं? एक भी अध्यक्ष आज तक कोई भी पार्टी की अगर मैं बात करूं महिला की मध्य प्रदेश में नहीं बनाई गई, किसी भी उच्च पद की अगर मैं बात कर लूं महिलाओं को नहीं रखा गया। आखिर क्यों? अगर आप बात करते हैं, आपने कहा कि हम 33% आरक्षण लेके आएंगे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि अब तक हम टिकट बंटवारों में उस चीज को, चाहे विधानसभा की बात करें, आप पहले पहल करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहल करी तो शामिल कर देते। आप महिलाओं की बात करते हैं, आपने उनको सशक्त बनाने के लिए 3000 या 1500 रुपए देने की बात करी, लेकिन उनको जब तक उनकी भागीदारी देने की बात नहीं करेंगे, जब तक उनको राजनीतिक गलियारों में आप शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये सारी बेईमानी लगती है। तो राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं को अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी, उनकी सीट्स को लेकर के, उनको हक को लेकर के। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी तब तक खुशी जी ये सारी बातें व्यर्थ हैं। हम कहते हैं, एक अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है और हम उनको सिर्फ दलित कहकर बार बार संबोधित करते हैं तो ये उनका अपमान है, क्योंकि वो एक महिला है, महिला रिप्रेजेंट करती हैं। बार बार ये शब्द का इस्तेमाल कर देना अपने आप में ये बताता है कि ये एक छोटी मानसिकता की बात हुई। योग्यता थी उनमें, वो काफी पदों पर रही हैं, उसके बाद वहां पहुंची हैं। तो इसी तरह से अन्य महिलाओं की भी मैं बात करूं, उनकी अगर भागीदारी कहीं आप उच्च पद पर देते हैं तो उसके साथ उसकी कमियां किन जाति से आती हैं, जातिगत आधार पर आप उनको शामिल करते हैं, योग्यता के आधार पे करते हैं, तो ये जाति सूचित करने की मुझे लगता है उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो बहुत आवश्यकता है कि राजनीतिक लॉलीपॉप देने से अच्छा है कि आप उनके लिए काम करें। जो भी राजनीतिक पार्टी काम करेगी हम उनका समर्थन करते हैं। हम कहते हैं चलिए महिला भागीदारी की बात तो की, लेकिन बात करना काफी नहीं है जब तक उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां, कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, वो सिर्फ बातें करती है, वो जानती है कि चुनाव में उनकी वोट परसेंटेज कितनी मायने रखती है, सिर्फ इसीलिए वो सिर्फ बातों में सिमट के रह जाती है। तो राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं की जो भागीदारी है, उनका पहला दायित्व बनता है कि वो अपने हक की बात करें, जो योग्य महिलाएं हैं उनको पुरुषों के बराबर लाया जाए। अगर उनको कोई पोस्ट मिली है तो उस पोस्ट पे उनकी जगह उनका पति या उनका भाई वो पावर का इस्तेमाल करता है, तो वहां आवश्यकता है कि पहले महिलाओं को सशक्त किस तरह से बनाया जाए ताकि वो अपनी जो भी उनको पोस्ट मिली है उसका काम प्रॉपर कर सके। जब हम कभी कवरेज के लिए जाते हैं, हम पंचायत में जो महिलाएं अध्यक्ष बनी उनसे मिलते हैं, या नगर पालिकाओं में जो बनी उनसे जब जाकर बात करते हैं तो उनसे अपनी बात ही नहीं रखी जाती, तो वो महिला हित की बात क्या करेंगी, वो समाज में अपनी भागीदारी कैसे प्रूव करेंगी। आवश्यक है पहले उन्हें सशक्त बनाने की, ताकि वो अपने आप को प्रूफ दे कि महिला अपने आप को प्रूफ कर चुकी है। उसमें बिल्कुल कोई बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो योग्यता रखती है कि नहीं, वो योग्यता रखती है, लेकिन बस उसको सही प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, ताकि वो जब तक वो सही प्लेटफॉर्म उसको नहीं मिलेगा तब तक ये एक दिन मनाना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। खुशी जी निश्चित है। मंजरी जी देखिए, देश समृद्ध तभी होगा जब एक नारी सशक्त होगी। हालांकि आपकी पार्टी अगर देखा जाए 2023 का चुनाव तो विधानसभा का जो चुनाव रहा पूरा महिलाओं पर ही फोकस रहा है। जिस तरह की योजनाएं आप भी लाए थे महिलाओं के लिए, लाडली बहना योजना जो कि काफी देखा जाए तो काफी चली भी है, इसका असर भी कहा ही जा रहा है कि देखा जा रहा है जिस तरह से नतीजे आए हैं। लेकिन
कहां तक ये सारी चीजें ठीक है? क्योंकि नारी का एक सशक्त होना भी जरूरी है। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, 24 कैंडिडेट आपने उतार दिए हैं मैदान में, लेकिन महिलाओं की भागीदारी अगर इसमें देखें तो फिर भी 4 महिलाएं प्रत्याशी हैं। जी बिल्कुल, अभी 29 सीटें हैं जिसमें से 5 अभी घोषित होना बाकी है। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ, एक बड़ी लंबी श्रृंखला रही कि महिलाओं का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में क्यों मिला अधिक। उसका कारण ये रहा कि एक श्रृंखला थी। सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान जी, तो वो लेकर आए थे कन्यादान योजना। वो बड़ी संवेदनशीलता के साथ वो योजना आई थी कि माता पिता को अब बेटी के जन्म के बाद ये हमेशा एक टेंशन रहा करती थी, चिंता सताया करती थी कि इसका विवाह कैसे करेंगे। तो उसकी जिम्मेदारी ली सरकार ने। फिर आई लाडली लक्ष्मी योजना, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई और जिसकी वजह से फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी जी लेकर आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये जो 2-3 जो योजनाएं जो शुरुआत में आई, इसकी वजह से देखिए आज लिंगानुपात भी बढ़ गया। जो भ्रूण हत्या पर जो लगाम लगी वो इस वजह से लगी, हम उस पर कठोर कानून भी लेकर आए। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनके शैक्षणिक विकास के लिए, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए, ठीक है, आर्थिक स्वावलंबन को आप दे रहे हैं बढ़ावा मंजरी जी, लेकिन नारी सशक्तिकरण की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए अलग अलग फील्ड में हम देख रहे हैं महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अगर राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो फिर अगर नारी सशक्तिकरण ही करना है तो भागीदारी भी उतनी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना, जैसे कि मेरी बहन कविता जी कह रही थी कि हम त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव लेकर आए थे, तो आपने 33% आरक्षण दिया था, 50% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था। दूसरी बात आप देखिए, शिक्षा विभाग में 50% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पुलिस में 33% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इसके अलावा जो अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग में 30% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो मैं समझती हूँ जो जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती थी महिलाओं के उत्थान के लिए, वो सारे किए। लेकिन कांग्रेस ने तो एक छोटी सी छोटी जरूरत को भी नहीं समझा। मैंने आपका जवाब सारी योजनाएं बता दी। और देखिए, नहीं, मेरी अभी थोड़ी बात रह गई है। चाहे राष्ट्रपति जी आज हमारी महिला है, वित्त मंत्री महिला, विदेश मंत्री महिला, रक्षा मंत्री महिला, किसने दी? ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूं क्योंकि समय की कमी है मंजरी जी। कविता जी देखिए, इसी मुद्दे पे मैं आपके पास आऊंगी कि महिलाओं की भागीदारी आखिर कितनी दिख रही है राजनीति में। हालांकि योजनाएं आप चला रहे हैं महिलाओं की, अगर देखा जाए तो आप हर तरह से उनको सशक्त बना रहे हैं, स्वावलंबी बना रहे हैं, लेकिन भागीदारी कितनी दिख रही है अगर आपकी पार्टी में भी देखा जाए तो? देखिए, ये ध्रुव सत्य है और आप भी लगातार कह रही हैं और मेरी दो बहनें भी हैं कि राजनीति में अभी भी महिलाओं की भागीदारी नगण्य है। आना बाकी है अभी कविता जी। उसके लिए सभी दल को समेकित प्रयास करना होगा। यदि हम मैं करके करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। मंजरी जी हो, कल्पना जी हो या खुशी जी, आप सबको मिलकर जब एक मुट्ठी और एक ताकत बनेंगे तो निसंदेह हमारी महिला आगे बढ़ेगी और तब हम सब अपना वास्तविक अधिकार ले पाएंगे। उसमें राजीव जी जैसा जो दृढ़ संकल्पित व्यक्ति यदि कभी होंगे प्रधानमंत्री तो निसंदेह मिलेगा, ये हमारा मेरा व्यक्तिगत मानना है। दूसरी बात, मेरी बहन ने जो बात कही कि कमलनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने नारी सम्मान योजना लेकर आए कि 1,500 रुपए हम देंगे। उनकी नकल मारी शिवराज सिंह ने, उसके बाद उनको पैसा दिया। मैं बोलिए मैडम, आप अपना जनरल नॉलेज दुरुस्त करके आइए। आप अपने प्रदेश स्तर के एक टीवी चैनल चलिए ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, समय की कमी है मंजरी जी, कविता जी ठीक है, समय की कमी है। मुद्दा ठीक है, महिलाओं को लेके देखिए, महिलाओं को लेके मुद्दा इतना बड़ा है कि चर्चा अगर करेंगे तो वो खत्म होगी नहीं, शुरू अगर हो जाएगी तो ठीक है। एक छोटा सा कमेंट कल्पना जी से। कल्पना जी देखिए, सियासत में महिलाएं बढ़ती हुई आई है, लगातार सियासत होती है, लेकिन इसके परिणाम कहाँ तक सही होते हैं? जी कल्पना जी। देखिए खुशी जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमने महिलाओं की बहुत सारी बातें करी, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा विषय जो हमसे छूटा इस पूरे डिस्कशन में, महिलाओं की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल है। आज ही पन्ना की घटना थी जिसमें छोटी बच्चियों के साथ शिक्षक अमानवीय कृत्य करता हुआ मिला। कहीं ना कहीं मानसिक
बदलाव की आवश्यकता है। महिलाएं सशक्त बन रही हैं, समाज में उनकी भागीदारी बढ़ रही है, उनको आने वाले समय में आरक्षण भी मिलेगा और वो 33 से 50% भागीदारी भी करेगी। लेकिन उसके साथ साथ मानसिक बदलाव की आवश्यकता है उन पुरुषों की जो कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं को उनका वो जो उनका मुकाम है, जो उनकी पहचान हुआ करती है समाज में। अगर हम कहते हैं कि नारी की सिर्फ पूजा किताबों तक सीमित ना रहे, उसको उतना सम्मान भी दे, उसके लिए भी काम करने की आवश्यकता है। आप कह रही है कि नारियों का सम्मान जिस तरह से कागजों में दिखाई देता है, क्या वाकई जमीनी स्तर पे ये सारी चीजें दिखाई देती है? क्योंकि आजकल अभी भी अगर हम देखें तो देहाती इलाकों में परिस्थितियां कुछ अलग ही नजर आती है। हालांकि फिलहाल चर्चा और भी लंबी करते हैं, लेकिन समय की कमी के चलते आप तीनों ही मेहमानों का यहाँ पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो देखिए, नारियों का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन एक बड़ा सवाल, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, क्या एक ही दिन महिलाओं के सम्मान के लिए बनना चाहिए? अगर महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है तो क्या आज की नारी वाकई जितनी सशक्त बताई जा रही है, क्या उतनी सशक्त है? इसी को लेकर आज चर्चा हुई है। तो फिलहाल IND एजेंडा में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।